नमस्कार। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पेरसिटी श्रीनिवासराव, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र शाखा विजयवाड़ा पीजी अध्ययन केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास द्वारा संचालित परीक्षा राष्ट्रभाषा विशारद उत्तरार्ध प्रश्न पत्र 1 नवीन पद्य चयनिका भाग 2 में 3 काव्यखंड है। आधुनिक काव्यखंड, उर्दू काव्यखंड और प्राचीन काव्यखंड के अंतर्गत आधुनिक काव्यखंड में विषय सूची के अनुसार आधुनिक काव्यखंड में कुल मिलाकर 19 कविताएं हैं, जिसमें कुछ कवियों उनकी काव्यगत विशेषताएं तथा कुछ संदर्भगत व्याख्याओं के बारे में छात्रों की सहायता हेतु मार्गदर्शन करने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज अभी हम सबसे पहले कविता के बारे में कुछ समाचार प्राप्त करेंगे। यह मार्गदर्शन आपके लिए परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रिय परीक्षार्थी, कविता मानव जीवन की सहचारी है। इसका संबंध मानवीय भावनाओं से अत्यंत घनिष्ठ है। काव्य का उद्देश्य जीवन को अलौकिक आनंद प्रदान करना है। वेस्टर्न पोएट जॉन कीट्स ने कविता को जीवन की समालोचना माना है। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इन इंग्लिश। छायावादी कवयित्री ज्ञानपीठ से पुरस्कृत महादेवी वर्मा ने तो मनुष्य को ही काव्य का रूप मान लिया है। निश्चय ही कविता मानव हृदय कानन में लिखी हुई कुसुममाला है और मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इसीलिए अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभाजित काल विभाजन और नामकरण के अनुसार एक बार देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास का आधुनिक काल जो है सन संवत 1900 ईस्वी से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भले ही इसको गद्य काल भी कहा था, फिर भी गद्य के साथ साथ तब तक कविता की भाषा ब्रजभाषा रही, लेकिन भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के आगमन के कारण कविता की भाषा खड़ी बोली बन गई है। इस कड़ी बोली भाषा में स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र भी लिखते थे और युगीन कवियों को भी उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया था। आज हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक काव्य खंड में विषय सूची के अनुसार सबसे पहले कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई 2 कविता, एक प्रेम माधुरी और दूसरी कविता मातृभाषा प्रेम के बारे में मैं आपको संक्षेप में परीक्षा की दृष्टि से समझाना चाहता हूं। प्रिय परीक्षार्थी, विशारद उत्तरार्ध प्रश्न पत्र 1 में प्राचीन काव्यखंड, उर्दू काव्यखंड और आधुनिक काव्यखंड से 5 कविताओं के लिए संदर्भ सहित व्याख्या पूछा जाएगा। 5-8 नंबर के लिए कुल मिलाकर संदर्भ सहित व्याख्याओं के लिए 40 अंक है या 40 नंबर है 100 अंकों के लिए। इसीलिए आपकी तैयारी जो है कविताओं की दृष्टि से संदर्भ सहित व्याख्या को ध्यान में रखकर आप तैयारी करने से विशारद उत्तरार्ध प्रश्न पत्र 1 नवीन पद्य चयनिका भाग 2 में एक अच्छा नंबर
अच्छे अंक जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी अभी मैंने कविता का संक्षिप्त और कविता के बारे में मैंने परिचय दिया था। आधुनिक काल का आरंभ, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभ जो है सन संवत 1900 ईस्वी से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म जब 1850 ईस्वी में हुआ तभी से माना जाता है। हिंदी साहित्य को आधुनिकता का स्पर्श देने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र इस युग का निर्माता लेखक भी है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल के प्रथम खंड को या प्रथम युग को उन्होंने भारतेंदु युग भी कहा था और धीरे धीरे गद्य का भी प्रवर्तन होने के कारण गद्य काल भी कहने लगे। उनका जन्म सितंबर 9 तारीख 1850 ईस्वी को एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र स्वयं गिरधरदास नाम से काव्य सृजन करते थे। उनके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य रचना की ओर अपने पिता द्वारा प्रेरित हुए। उनकी माता पार्वती देवी धर्मपरायण महिला थी। भारतेंदु ने पंडित ईश्वर दत्त से हिंदी भाषा तथा मौलवी ताज अली से उर्दू भाषा व बाबू शिव प्रसाद सितार हिंद से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और पारंगतता या प्रवीणता प्राप्त की तथा आजीवन साहित्य के प्रति समर्पण का भाव विकसित किया। 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, तथापि 35 की आयु में क्षयग्रस्त होने के कारण एक छोटी जीवन अवधि में उन्होंने जीवनगत उपलब्धियों के साथ व्यक्तिगत और राजनैतिक विषाद भी झेले। उनका निधन 6 जनवरी 1885 को काशी में हुआ। यद्यपि उनका काव्य सृजन ब्रजभाषा में ही हुआ, तथापि हिंदी गद्य के उन नायकों में वे अग्रणी है। उनकी रचनाएं एक बार जो है हम देखने से भारतेंदु का संपूर्ण साहित्य काशी नागरी प्रचारणी सभा ने ग्रंथमाला के नाम से 2 भागों में प्रकाशित किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सृजित काव्यों में प्रमुख काव्य है प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, कृष्ण चरित्र, प्रेमास्त्र वर्णन, रास लीला, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम तरंग, विनय प्रेम 50, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, प्रबोधिनी, विजयनी, विजय पताका, विजय वल्लरी आदि प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उनके द्वारा मात्र काव्य संग्रह ही नहीं है, निबंध भी लिखा गया और कहानियाँ आलोचना की गई, इतिहास भी लिखा था। उनके द्वारा अनुदित कुछ नाटक भी है, मौलिक नाटक भी उन्होंने सृजन किया था और विशेषकर एक पत्रिका संपादक के रूप में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र उनके लिए ख्याति प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं संपादित की गई। उनकी रचनाओं में फारसी तथा बोलचाल के शब्दों का प्रयोग मिलता है। संस्कृत तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों को हरिश्चंद्र ने तद्भव रूप में ग्रहण किया है। कहावतों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा में निखार जैसे गुण दिखाई देते हैं और भारतेंदु की शैली की अभिव्यक्ति पक्ष शब्द शक्तियों एवं अलंकारों से जुड़ा है। काव्य में श्लेष, उपमालंकार, यमक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकारों का सफल एवं स्वाभाविक प्रयोग द्रष्टव्य है। मुक्तकों की रचना भी हरिगीतिका, कुंडलिया, छप्पई एवं कवित्त चंदों में की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कृष्ण काव्य के संपूर्ण अंगों को अपने काव्य की परिधि में समेटा है। बसना, फाग, होली, वर्षा आदि का वर्णन प्रशंसनीय है। श्रृंगार वर्णन मर्यादित रूप में किया है। उनके काव्य में भाषा प्रेम, देश प्रेम तथा मानव प्रेम के भी
सजीव चित्रण प्रस्तुत है। प्रकृति उनके काव्य का मूल विषय है। वे राष्ट्रीय जागरण के आंदोलनकर्ता थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में देखने से नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। प्रिय परीक्षार्थी, आपके लिए पाठ्यक्रम में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा रचित सृजित एक कविता है जिसका शीर्षक है प्रेम माधुरी। ऊथो जो अनेक मन होते तो एक श्याम सुंदर को देते एक लाई जोग समझोते। एक सो सब गृह कारज करते एक सो धरते ध्यान। एक सो श्याम रंग रंगते तज लोक लाज कुल कान। को जप करे जोग को साधे को पुनि मूंदे नाइन। हियो एक रस श्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन। हाँ तो हु तो एक ही मनसो हरि लय गई चुराई। हरिचंद कोवु और खोजी कई जोग सिकवाहु आई। प्रिय परीक्षार्थी, यह ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। धनी ये मुनि वृंदावन वासी दर्शन हेतु विहंगम है रहे मूर्ति मधुर उपासी। नव कोमल दल पल्लव ध्रुम पाए मिली बैठत है आई। नैननी मूंदी त्याग कोलाहल सुनहि बेनु धुनी साई। प्राणनाथ के मुख की बानी करही अमृत रस पान। हरिचंद हमको सोवु दुर्लभ यहु विधि की गति आन। यहाँ मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से एक विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ। कभी भी परीक्षार्थी संदर्भ सहित व्याख्या लिखते समय पर सबसे पहले कविता का अध्ययन करने के उपरांत कठिन शब्द का अर्थ अध्ययन करना बहुत जरूरी है और उसके बाद किस कविता संग्रह से यह कविता ली गई है लिखना है। तदुपरांत कवि परिचय भी देना है। उदाहरण के लिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन है और उनकी काव्य शैली, उनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह या अन्य रचनाओं की सूची आदि आप कवि परिचय में वहाँ उत्तर देते समय पर संदर्भ सहित व्याख्या में देना बहुत जरूरी है। तदुपरांत आप किस संदर्भ में यह कविता कवि ने लिखा था और उसके बाद व्याख्या करने की चेष्टा आप लोगों के द्वारा करना परम आवश्यक है। इसीलिए यहाँ जो है संजोते, उदाहरण के लिए संजोते माने जोड़ते, लगाते, संयुक्त करते, जैसे हम जो है राम और कृष्ण कहते हैं, यह और आपके लिए एक जोड़ने वाला शब्द है। उसी प्रकार वो तो जो अनेक मन होते तो एक श्याम सुंदर को देते एक लव जोग समझोते। लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए यह परम आवश्यक है। यहां हिये का अर्थ हृदय, माइन मदन, कामदेव और सर्वत्र असी तलवार प्रबोधो माने समझावो, पति आवे विश्वास करे। इनारुन माने इंद्र अरुण, एक कड़वी लता, विहंगम माने पक्षी, उपासी, उपासी माने जो उपासना करते हैं ना, उपासना करने वालों को हम कहते हैं कि उपासी। उप आसन, यहां आप यह भी जानना बहुत आवश्यक है कविता में उप आसना माने उप आसन माने जिसके समीप हम बैठकर पूजा करेंगे उसको उपासना कहते हैं। बेनु धुनी, वंशी ध्वनि या मुरली का स्वर। प्रिय परीक्षार्थी, एक बार हम जो है इसकी व्याख्या करेंगे। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है या कहते हैं कि यदि एक नहीं अनेक मन होते तो घर के काज करते हुए जोग रमाते, ध्यान करते, परंतु मन तो एक ही है। जिसे श्रीहरि ले गए तो विनती है वही जोग सिखाने वाले को मेरे पास भेजे।
इन पदों में गोपियां उद्धव को संबोधित कर रही है। योग और ज्ञान की निरर्थकता बताते हुए वे उद्धव को सूचित करना चाहती हैं कि प्रियतम कृष्ण के दर्शन बिना हमारी दुखियारी आंखों को शांत नहीं मिल सकती। हे उद्धव, जाकर बोलो हमारे हरि को, कृष्ण को, गोपियों के नेत्रों में कृष्ण की छवि समाई हुई है। छवि का अर्थ उसकी जो सौंदर्य, उसका सौंदर्य और उसका महत्व, गोपियों के नेत्रों में ही ये कृष्ण की छवि समाई हुई है। जाकर उद्धव हमारे कृष्ण से कहो। इसलिए अब वहां किसी अन्य के लिए, ब्रह्मा होने पर भी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होने पर भी, उसके लिए भी यहां हमारी आंखों में स्थान नहीं है। बस हमारे आंखों में नंदलाल के लिए ही स्थान है। वृंदावन के मुनिगण धन्य है जो कृष्ण के नित्य दर्शन हेतु पक्षी बन गए हैं। आंखों के मूंद कर संसार के सारे कोलाहल को त्यागने पर मनोहर श्रीहरि की मुरली की तान सुनाई पड़ती है। उनकी वाणी के अमृत का पान करते हैं। हम तो बहुत दुर्भाग्यवश है। कारण यह है कि हमें छोड़कर बिछुड़कर कृष्ण यहाँ से नंद देश गया। उद्धव, जाकर हमारे हरि से, श्री कृष्ण से कहो कि हमारी आंखों में, नेत्रों में श्री कृष्ण के बिना ब्रह्म के लिए भी यहाँ स्थान नहीं है। यही संदेश तुम जाकर श्री कृष्ण भगवान से, श्री कृष्ण भगवान को यह संदेश पहुँचाओ। इस प्रकार प्रेम माधुरी इस कविता में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र गोपिकाओं का एक संयोग विरह वर्णन को उन्होंने वर्णन किया था। अभी अभी मैंने जो कहा था, इन विषयों को आप लोग जो है दृष्टि में रखकर संदर्भ सहित व्याख्या 8 अंक के लिए उत्तर देते समय पर कवि परिचय, संदर्भ, उसके बाद व्याख्या और अंत में इस कविता की विशेषताओं को आप अगर वहाँ उद्धृत करने से, लिखने से आप परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा सृजित दूसरी कविता है मातृभाषा प्रेम। प्रिय परीक्षार्थी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मात्र भक्ति भावना से ही नहीं, तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के कारण भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चलने के कारण भारत देश में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। एक रचनाकार के रूप में, नाटककार के रूप में राष्ट्रीयता भाव से उन्होंने मातृभाषा प्रेम और भाषा प्रेम के कारण उन्होंने कविताएं लिखी। उसमें एक कविता है मातृभाषा प्रेम। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तब ही जब गर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोई। निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक योम बले करो किन कोई। इक भाषा इक जीव इक मति सब घर लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ था सोग। और एक अति लाभ यह या में प्रकट लकात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। देखिए प्रिय परीक्षार्थी, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात।
ते ही सुनी पावे लाभ, सब बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और महे कबहो नाही होय। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माही प्रचार। भारत में सब भिन्न अतिताही सौ उत्पात, विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लकात। तासो सब मिली ही छांडी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहु अहो भ्रात गण आए। देखिए प्रिय परीक्षार्थी, यहाँ अभी अभी मैंने कहा था कविता का अध्ययन के उपरांत कठिन शब्द के लिए अर्थ समझना बहुत जरूरी है। मूल माने जड़, जो अंग्रेजी में रूट कहते हैं हम, या तो स्रोत भी कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, उद्गम भी कहते हैं। सूल का अर्थ शूल होता है, कांठा भी होता है। मूढ़ माने मूर्ख होता है। लखात माने दिखाई देना। अभी देखेंगे जिस प्रकार जो है प्रथम कविता के लिए प्रेम माधुर्य के लिए अगर संदर्भ सहित व्याख्या में पूछने से कवि परिचय देने के उपरांत संदर्भ लिखने के उपरांत व्याख्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ मातृभाषा प्रेम के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ठोस तर्क है कि अपनी भाषा उन्नति की जड़ है। भले ही आप अंग्रेजी में प्रवीण हो, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही को सूल। यहां अपनी भाषा उन्नति की किसी भी जनता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति के लिए उन्नति के लिए रूट या सोर्स या स्रोत जो है अपनी भाषा की उन्नति पर है। इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कहते हैं कि अपनी भाषा उन्नति की जड़ है और इसके पूर्ण ज्ञान के बिना मन की ललक नहीं मिटती। जब हमारे लिए अपनी मातृभाषा पर पूर्ण ज्ञान है तभी हम किसी दूसरी भाषा में अपने व्यवहार हम निपटा सकते हैं। हमारी मातृभाषा पर जब तक हमारे लिए पकड़ नहीं है या पूर्ण ज्ञान नहीं होता, हम हृदय से दूसरों तक हमारे भावों को नहीं पहुंचा सकते हैं। यही विषय जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे सामने बहुत सुस्पष्ट रूप से जो कह रहे हैं कि पूर्ण मातृभाषा के पूर्ण ज्ञान के बिना मन की ललक नहीं मिटती। अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़े, परंतु स्वभाषा को हीन ना माने। लेकिन आज के डेट में या इस उत्तराधुनिक काल में अगर हम अंग्रेजी भाषा में ही हमारी पढ़ाई करने से ही हमारी उन्नति होगी, सॉफ्टवेयर कंपनियों में नौकरी मिलेगी, इस भावना से हम जो है दूसरी भाषा या विदेशी भाषा, गुलामी भाषा में हमारी पढ़ाई करने के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन प्रिय परीक्षार्थी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जब आधुनिक काल के आरंभ में जो अभिप्राय, जो उद्देश्य उन्होंने मातृभाषा प्रेम के बारे में कहा था, आज भी 21वीं शती में भी वह विषय बहुत सत्य की बात सबूत साबित हो रही है। आप अंग्रेजी भाषा पढ़िए, उसमें कोई चिंता नहीं है, परंतु स्वभाषा को कभी भी हीन ना मानिए। विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी मतभेद तो है, निज भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनी भाषा, स्वभाषा, मातृभाषा को आप पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य भाषाओं से संबंधित कला, शिक्षा, संस्कृति को भी सीखना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक भाषा, एक जीव और एक मत हो, तब सबका मूर्खता पूर्ण शोक जो है मिट जाएगा। भारत जैसे विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न संस्कृति वाले एक सूत्र में यहाँ हम बांधना है तो एक संप्रेषणीय भाषा के रूप में हिंदी ही काम कर सकती है। इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जो कहा था, इस
बात को अत्यधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में सब भिन्न अतिताही सौ उत्पात, विविध देश मतो हो विविध भाषा विविध लकात, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, फिर भी भारतीयता और आत्मा तो एक ही है। तासो सब मिली छांडी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहो अहो ब्रात गण आए। हमारी उन्नति के लिए आप दूसरी भाषाओं की संस्कृति कलाओं को सीखिए, अपनाइए, लेकिन अपनी भाषा को कभी भी हीन मत समझिए और अपनी भाषा के प्रति जो है प्रेम करना, भाषा को प्रेम करना का अर्थ अपने देश को भी प्रेम करना है, अपनी जाति को ही प्रेम करना है। इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने इस प्रकार कहते हैं कि मातृभाषा प्रेम के लिए आप सभी जो है कोशिश करना चाहिए। इस कविता के द्वारा बाबू भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र यही संदेश हमारे सामने जो है प्रस्तुत किया है। इसलिए अगर परीक्षा में निज भाषा उन्नतियां है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही को सूल, यही पंक्तियां जो है संदर्भ सहित व्याख्या में जो है अगर पूछने से सबसे पहले आप कवि परिचय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कविता है और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म फलाना वर्ष का अर्थ 1850 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और इनके माता और पिता ये है। इस प्रकार लिखने के उपरांत मातृभाषा के प्रति प्रेम के लिए हमें चेतना करते हुए भारतेंदु बाबू ने उस संदर्भ में इस कविता को उन्होंने लिखी। इस प्रकार संदर्भ लिखकर उसके उपरांत आप अभी मैंने जो कहा था व्याख्या कीजिए और अंत में मातृभाषा की विशेषताओं को भी आप जो है जैसे भारतेंदु बाबू ने कहा था, आप विदेशी भाषाओं को सीखने पर भी उसमें ज्ञान और उसमें पंडित होने पर भी जब तक आपके पास मातृभाषा का ज्ञान संपूर्ण रूप से नहीं होगा, आप किसी भी विदेशी भाषा या तो अन्य भाषाओं को सीखने पर भी उससे आपके पास जो है लाभ नहीं पहुंचता है। यही आप लोग जो है परीक्षा में विशेषताओं के रूप में उत्तर देना पड़ता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास द्वारा संचालित परीक्षाओं में राष्ट्रभाषा विशारद उत्तरार्ध परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 1 नवीन पद्य चयनिका भाग 2 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सृजित 2 कविताओं का समाचार आप तक मैंने पहुंचाया। अभी इसमें और एक प्रमुख कवि है, आधुनिक कवि है, जिनका नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा सृजित एक कविता है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता भी पाठ्यक्रम में है। आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के फलक पर मुक्तिबोध सर्वाधिक चर्चित विलक्षण अवधूत कविता के जनक के रूप में विख्यात रहे हैं। उनकी कविता सामाजिक उद्देश्यों को लेकर चलती है और पाठक वर्ग को अंदर तक झकझोर देने वाले अंतः संघर्षों को उनके यथार्थपरक अनुभवों की अनुगूंज से उपजा है। देश का बौद्धिक वर्ग देश की प्रत्येक राजनीतिक गतिविधियों से गहरा सरोकार रखता है, क्योंकि राजनीति की दिशा ही समाज के स्वरूप का निर्धारण करती है। कभी भी कोई भी साहित्यकार, विशेषकर कवि, समाज से अलग नहीं जीता है। समाज के साथ ही रहकर समाज में पीड़ित, समाज को पीड़ित समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी कलम से जो है समाधान देने का प्रयास करता है। उस कोटि के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध जो है राष्ट्र और समाज की प्रत्येक समस्याओं के समाधान में तथा जनमानस को जनमत में बदलने तक की क्षमता रखने वाले एक प्रगतिवाद प्रयोगवादी कवि है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो काल विभाजन किया गया था, सन सम्वत 1900 ईस्वी से लेकर आज तक जो समय अवधि है, आधुनिक काल कहने से इस आधुनिक काल के प्रथम खंड को या युग को हम भारतेंदु युग से जानते हैं। और उसके बाद द्विवेदी युग नामकरण किया गया और उसके बाद छायावादी युग कहा गया। जब छायावाद का पतन हुआ और 1936 में जब पहली बार मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की, उससे प्रगतिवाद कविता और धीरे धीरे प्रगतिवाद से प्रयोगवादी कविता का आरंभ आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में हुआ। और गजानन माधव मुक्तिबोध जो है तार सप्तक कवियों में प्रथम कवि थे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में ग्वालियर के श्योपुर कस्बे में हुआ था, जहां 100 साल पहले उनके पूर्वज आ बसे थे। पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, जिनकी बार बार बदली होने के कारण, तबादला होने के कारण, स्थानांतर होने के कारण मुक्तिबोध की पढ़ाई का क्रम टूटता जुड़ता रहा। सन 1953 में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद राजनांदगांव मध्य प्रदेश में डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया और जीवन पर्यंत वही रहे। वे शिक्षक, पत्रकार तथा पुनः शिक्षक हुए तथा सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां पकड़ते छोड़ते रहे। संघर्ष ही उनके जीवन में एक प्रधान अंग के रूप में हम देख सकते हैं। मुक्तिबोध का जीवन संघर्षों और विरोधों के बीच बीता। उन्होंने विविध दार्शनिक विचारधाराओं का गंभीर अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा का सर्वप्रथम परिचय उस समय हुआ जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्नेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 में रचनाएं प्रकाशित हुई। तब गजानन माधव मुक्तिबोध की चर्चा आरंभ हुई। मुक्तिबोध की रचनाओं में जटिल बिंब और प्रतीक, बिंब और प्रतीक को अंग्रेजी भाषा में मेटाफर्स कहते हैं। कविता में, आधुनिक कविता में बिंब और प्रतीक के बिना कोई भी कवि जो है समाज तक पहुंचना संभव नहीं है। विलक्षण बौद्धिकता, गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक संवेदना रहती है। किसी भी कवि जो है मानवतावादी दृष्टिकोण से ही कविताओं को सृजन करेगा। विशेषकर गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे कवि संवेदनशील कवि होने के कारण उनकी कविताओं में विराट रचना धर्मता पाई जाती है तथा उनका कवि व्यक्तित्व, वैचारिक चिंतन, विस्तृत ज्ञान एवं संवेदना से भरा है। उनकी कविता आधुनिक जागरूक व्यक्तित्व के आत्मसंघर्ष की कविता है तथा उसमें संपूर्ण परिवेश के बीच अपने आप को खोजने पाने के साथ साथ अपने आप को बदलने की प्रक्रिया का भी चित्रण मिलता है। उन्होंने अपनी संवेदना और ज्ञान के अनुसार एक विशिष्ट काव्य शिल्प का निर्माण किया है। यह प्रकल्पना शैली वास्तविकता की अबूझ रेखाओं को गोचरत्व प्रदान करती है। मुक्तिबोध जीवन के वैविध्यपूर्ण विकास क्रम को देखने के लिए काव्य के भिन्न भिन्न रूपों को, यहाँ तक कि नाट्य तत्वों को भी कविता में स्थान देने के हिमायती है। मुक्तिबोध की कविताओं के संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकदोल नाम से प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 2 कहानी संग्रह, विपात्र नामक एक उपन्यास, कामायनी एक पुनर्विचार तथा एक साहित्यिक की डायरी आदि उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मुक्तिबोध का संपूर्ण साहित्य मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है, उपलब्ध भी है।
उनके द्वारा रची गई भूरी भूरी काकदूल से एक शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनय सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जा क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूं भर भर फिर आता हूं। दिल में क्या जरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाले अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वही भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। प्रिय परीक्षार्थी, यह बहुत वैविध्यपूर्ण बिंब प्रतीकों से गजानन माधव मुक्तबोध कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। कवि का कहना है कि मुक्तबोध की एक सशक्त इस कविता में कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों और दुख सुख की स्थितियों को सहर्ष स्वीकारा है। वो कभी भी जो है, मैंने कवि परिचय देते समय पर आप लोगों को कहा था, मुक्तबोध का जीवन ही जो है संघर्षमय है, संघर्षमय रहा था, क्योंकि वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल अत्यंत जुड़ा हुआ अनुभव करता है, अपितु हर स्थिति परिस्थिति को उसी की देन मानता है। चाहे वह माता हो या सखी हो, पत्नी हो, उन्होंने जो कुछ भी उन्हें मिला था उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है। कठिन शब्दार्थ के बारे में एक बार हम ध्यान देने से, गर्वीली का अर्थ गर्वपूर्ण, स्वाभिमानी, और सोता स्रोत, उद्गम, परिवेष्टित, गिरा हुआ, आच्छादित, ढका हुआ, उजेला माने उजाला, प्रकाश, पिराती माने पीड़ित करती, दर्द देती, भवितव्यता माने भविष्य, भावी, फ्यूचर, गुहा माने गुफा, विवर का अर्थ गड्ढा या कुआं है। यहां कवि परिचय के समय पर मैंने जो उनकी काव्य शैली के बारे में भी बताया था, जटिल बिंब और प्रतीक को
अपनी विलक्षण बौद्धिकता के साथ जोड़कर गजानन माधव मुक्तिबोध हमेशा ये चांद का मुंह टेढ़ा है या भूरी भूरी खाक धूल नामक कविताओं को उन्होंने सृजन किया था। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में गजानन माधव जो है बहुत प्रतिभावान कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि जब उन्होंने जिया था उनकी रचनाएं कभी भी प्रकाशित नहीं हुई थी अपने जीवन काल में। उनकी मृत्यु के उपरांत ही जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं का प्रकाशन कार्य संपन्न हुआ, ऐसा कहा जाता है। फिर एक बार हम जो है कविता पर ध्यान देने से जिंदगी में जो कुछ भी है ये मात्र जो है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरे जीवन में अगर अच्छाई है या बुराई है, सुख है या दुख है, ये मात्र जो है तुम्हारे कारण ही मुझे पहुंचा है। मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूं क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूं। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने से लगी है। मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं, फिर भी संभव नहीं है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती के लिए मैंने अभी अभी आपको इस कठिन शब्द का अर्थ भी समझाया। पिराती माने मुझे पीड़ित करती है, भीतर ही भीतर पीड़ित करती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह चटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। इसलिए कवि कहता है कि मेरे लिए मेरा जो कुछ भी है अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी में, ये सब मौलिक है तथा नए है। इनकी मौलिकता का कारण है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है। ये तुम्हारी माने कौन है? या तो माता है या सखी है। इसलिए यहां गजानन माधव मुक्तिबोध कवि जो है अपनी अभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति इस प्रकार जो है प्रकट किया, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। चाहे वो दुख हो या सुख हो, तुम्हारे कारण जो कुछ भी मुझे मिला है, मैं हमेशा सहर्ष स्वीकार किया है। मैं कभी भी उसको तिरस्कार नहीं किया, सहर्ष स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस प्रकार आप गजानन माधव मुक्तिबोध को इन बिंब और प्रतीकों के माध्यम से वैविध्यपूर्ण भावों से गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा नामक इस कविता, यह कविता जो है भूरी भूरी काकदोल नाम से प्रकाशित जो काव्य संग्रह है उसमें से ली गई कविता। इस प्रकार आप संदर्भ लिखकर उसके बाद जो भी पंक्तियां संदर्भ से व्याख्या के लिए पूछा जाएगा उसमें आप कठिन शब्दों का अर्थ समझकर व्याख्या करने के लिए प्रयास कीजिए। आपके लिए बहुत उपयोगी है, मैं ऐसा मानता हूं। प्रिय
दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।